हेलो गाइस, वत्स एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल की फर्स्ट बुक है और उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। जो हमारी बुक है, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका जो पहला अध्याय है उस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि जो भूगोल है हमारी उसको दो भागों में बांटा गया है। भूगोल का मतलब है कि हमें किसी भी रूप में पृथ्वी का मौखिक रूप में या लिखित रूप में वर्णन करना। तो यहाँ भूगोल के बारे में बताया गया है कि जो भूगोल है उसको पृथ्वी को मानव आवास के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया है। भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल का मतलब है कि जितने भी नदियां हैं, पर्वत, पठार, भूमि की आकृति, ये सारे क्या हैं, ये भौतिक तत्व हैं। और दूसरा जो है मानव भूगोल। जो भौतिक भूगोल है वो हमने 11वीं की ज्योग्राफी में पढ़ी थी। सारे जो हमारे चैप्टर्स थे वो इन्हीं तत्वों के आधार पर आधारित थे। और दूसरी है हमारी मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या करते हैं, इस भौतिक पर्यावरण का और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कोई नदी है, कोई नदी बह रही है, उस नदी से जो बहने वाला जल है वो उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो नदी का जो जल है, नदी क्या है, भौतिक भूगोल है। और उसका मनुष्य के साथ, मनुष्य क्या है, उस जल का पीने के यूज़ में प्रयोग करता है, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, नहाने के लिए। तो इन भौतिक चीज़ों के साथ मनुष्य का जो रिलेशन है कि कैसे वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इन अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा हम सीधा सा ये मतलब देख लेते हैं कि जहाँ मानव नाम आ गया, मतलब कोई भी चीज़ है उसमें मनुष्य इंक्लूड है तो वो मानव भूगोल है। और जहाँ मानव इंक्लूड नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक अपने आप में हो रही हैं, तो वहाँ पर क्या है, भौतिक भूगोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बात हमने अभी यहाँ पर दोनों में समझी है कि कैसे भौतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, कैसे वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसके बाद जो मानव है वो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। फिर से वही बात है कि जो मानव भूगोल है वो मनुष्य के और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो उनका अध्ययन करता है। उसके बाद तीसरी जो डेफिनेशन दी गई है वो LNC सैंपल के द्वारा दी गई है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी है। अस्थिर का मतलब कि जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, वो भी मूवमेंट कर रही है। पृथ्वी की भी दो गतियाँ हैं, घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है। घूर्णन गति में अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और परिक्रमण गति में वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो पृथ्वी है वो अस्थिर है, मतलब टिकी हुई नहीं है, वो भी मूवमेंट कर रही है। और मनुष्य जो है वो भी क्रियाशील है, वो भी एक जगह टिक कर बैठने वाला नहीं है, वो भी कुछ न कुछ कार्यों में लगा रहता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है, LNC सैंपल ने दी है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल के अक्षेत्र। जो मानव भूगोल के अक्षेत्र हैं, इन अक्षेत्रों में नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और सामाजिक भूगोल हैं। और इनके यदि हम किसी एक अक्षेत्र को लेते हैं और उसको भी ज़्यादा डिटेल में जाके हम पढ़ते हैं तो वो उसके उपक्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, व्यापार भूगोल, पर्यटन भूगोल, संसाधन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और मानव कल्याण का भूगोल। तो यहाँ पर हमने पढ़े हैं मानव भूगोल के अक्षेत्र की, मनुष्य के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य अपने कार्यों में लगा रहता है। उसके बाद उसके उपक्षेत्र हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भौगोलिक विचारधाराएं हैं, जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं इनके बारे में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए कि जो प्रकृति है और जो मनुष्य है वो कैसे आपस में संबंधित हैं, कि प्रकृति से जो भी संसाधन हमें मिलते हैं मनुष्य उनका प्रयोग करता है। इन्हीं विचारों को भौगोलिक विचारधाराएं कहा जाता है, कि अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनको भौगोलिक विचारधाराएं कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 विचारधाराएं मानी गई हैं, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा। ये एक ही है लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। उसके बाद जो दूसरी हमारी विचारधारा है ये संभववाद विचारधारा, और तीसरी है नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसको रुको और जाओ की नीति भी कहा जाता है। तो ये हमारी 3 विचारधाराएं, इस चैप्टर में ये 3 मुख्य विचारधाराएं रही हैं जिनके ऊपर पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर आधारित है। उसके बाद ये हमारी फर्स्ट है नियतिवादी विचारधारा, निश्चयवादी विचारधारा और पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, उसमें कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन जो उसके अंदर पूछा जाएगा वो सारे पॉइंट सही हैं। चाहे ये हमारे से पूछा जाए कि नियतिवादी विचारधारा क्या है, निश्चयवादी विचारधारा क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा क्या है, लेकिन इन तीनों को किसी भी रूप में पूछा जा सकता है लेकिन हमारा आंसर सेम रहेगा। चलिए बात करते हैं नियतिवादी विचारधारा पर। जो इस विचारधारा का मानना है कि प्रारंभ में जो मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था, कि जो आदि मानव था उसके पास जब स्टार्टिंग की बात है तो कच्चा मांस खाता था, उसको आग की नॉलेज नहीं थी, कैसे आग जलाई जाती थी, ना कपड़ों के बारे में पता था, पेड़ पत्तों से वो अपने शरीर को ढक के रहता था। तो उसने क्या किया था कि स्टार्टिंग में जो मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था, उसने अपने आप को स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था, कि जैसा उसको पर्यावरण मिल रहा है वो उसके अनुसार अपने आप को ढाल कर रह रहा था। उस समय तो कोई भी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, जो स्तर था वो काफ़ी निम्न था। मनुष्य का विकास भी बहुत ही कम हुआ था, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, मानव को भी इनके बारे में नहीं पता था, तो मनुष्य का विकास कहाँ से होगा। तो मनुष्य के विकास की बात तो वहाँ पर उठती ही नहीं है। उसके बाद है मानव प्रकृति को सुनता था, कि जैसे बिजलियों की जो गर्जना होती थी उनको सुनता था, प्रकृति की पूजा करता था, उसकी प्रचंडता से डरता था, कि जैसे बिजली गिर रही है, जोर जोर से आवाज़ हो रही है, तो उस टाइम ये मानता था कि जो भगवान है वो हमारे से नाराज़ है, तो वो उस टाइम उसकी पूजा करता था। संसाधनों के लिए मानव सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता था, क्योंकि जो संसाधनों से मिल रहे थे खाद्य रूप में, जो कंदमूल थे वो उनको खाकर अपना गुजारा कर रहा था। उसके पास कपड़े नहीं थे, आग जलाने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं थे, तो उसने क्या किया था कि जो उसके पास संसाधन थे वो सीधा जो प्रकृति से उसको मिल रहा था वो उन पर निर्भर होकर अपना कार्य चला रहा था। इस जो विचारधारा को मानने वाले जो समर्थक हैं, जो विद्वान हैं, उनमें भूगोलवेता हैं, उनमें रेटजल, रिटर और हम्बोल्ट इसके समर्थक हैं। उन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया है कि यहाँ पर आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। तो यहाँ पर क्या है, प्रकृति का मानव का प्रकृतिकरण है, मनुष्य के ऊपर कौन हावी है। आप मानव का प्रकृतिकरण है, जहाँ मानव का प्रकृतिकरण है वहाँ पर का को बीच में से हटाकर वहाँ लगाइए पर, तो आपको सीधा डेफिनेशन का आंसर मिल जाएगा कि कौन किसके ऊपर हावी है। तो मानव पर प्रकृति मतलब मनुष्य के ऊपर प्रकृति हावी थी, वो मनुष्य को अपने अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करने देती थी, जो प्रकृति के द्वारा उसे मिला है वो उसी में ही अपना काम चलाता था। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है संभववाद की विचारधारा। संभववाद की जो विचारधारा है वो विडाल डी ला ब्लाश ने दी थी। विडाल डी ला ब्लाश इसके समर्थक थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था और आगे तक इसका प्रचार और प्रसार किया था। अब इस विचारधारा में हम पढ़ते हैं। धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगा, कि धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, जो प्रकृति के नियम थे उनको समझना शुरू किया। प्रकृति के नियम समझकर प्रौद्योगिकी का विकास किया, और फिर जो प्रकृति के नियम थे उनको समझकर उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। अब देखो इसमें समझने की बात क्या है कि मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया, अपनी बुद्धि के बल पर
जो प्रकृति के नियम थे कि कैसे कौन सी चीज़ें कार्य करती हैं। जैसे का जो वायु की गति का नियम है कि जैसे हमने पहले एरोप्लेन बनाए गए थे, वो एरोप्लेन कैसे काम करेंगे, उनका जो आगे से सिरा होता है वो नुकीला होता है ताकि वो हवा को चीरता हुआ आगे चला जाए। वैसे ही नाव है, यदि हम आगे से नाव को फ्लैट बना दें, नुकीली ना बनाए, जो उसकी तली होती है उसको नुकीली ना बनाकर और फ्लैट बनाएंगे तो वो क्या पानी में आगे गति करेगी? नहीं कर पाएगी। तो वही बात है कि पहले प्रकृति के नियमों के बारे में जाना गया और फिर प्रौद्योगिकी का विकास किया गया और फिर प्रकृति को ही मनुष्य ने अपने अनुसार ढाल लिया। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, पॉसिबिलिटी कहाँ है, जहाँ टेक्नोलॉजी का मनुष्य प्रयोग कर पाया है, प्रकृति के नियमों को जान पाया है। तो इस विचारधारा को मानने वाले कौन है? हमारे विडाल डी ला ब्लाश है। इसी में हम आगे देखते हैं कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, कि जैसे जैसे टाइम पीरियड हुआ, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो मनुष्य ने अपना भी विकास किया। उसके बाद मनुष्य प्रकृति से डरता नहीं था। मनुष्य जो पहले वाला मनुष्य था कि बिजली गरज रही है और मनुष्य डर कर कहीं छिप जाता था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन आज का जो मनुष्य है जिसने अपना इतना विकास कर लिया है वो प्रकृति से नहीं डरता है। मनुष्य प्रकृति को खुद के अनुसार ढालने लगा है। अब पहले प्रकृति क्या करती थी कि जो प्रकृति ने दिया है मनुष्य ने उसको वैसे ही लिया है और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाला। लेकिन यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया है? प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा है और प्रकृति को खुद के अनुसार ढालने लगा है। अब मानव प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब जो मनुष्य था उसके पास टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है तो वो क्या कर सकता था? प्रकृति में परिवर्तन कर सकता था। अब मनुष्य संसाधनों का प्रयोग भी करने लगा था। जो संसाधन उसको प्रकृति के द्वारा मिल रहे थे वो उनका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने लग चुका था। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का विकास भी किया। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, वायुयान है, जैसे एरोप्लेन है, जो वायु की गति के नियम हैं उनके बारे में जानकर हवाई जहाज बनाए गए, नाव बनाई गई, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की गई। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर खेती करना मुश्किल, जैसे भी आप सिंचाई करोगे सारा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर खेती की गई। और मनुष्य ने जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उससे बचने के लिए क्या किया? AC बना दिए, कूलर बना दिए। तो यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया है? प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। उसके बाद जो हमारी तीसरी विचारधारा है, पहली वाली निश्चयवादी, जिसमें मनुष्य के ऊपर प्रकृति पूर्ण रूप से हावी है, जो प्रकृति के द्वारा उसको मिला है वो उसका प्रयोग करता है। और दूसरी थी हमारी संभववाद की, जहाँ संभववाद का मतलब जहाँ पॉसिबिलिटी दिखती हैं वहाँ प्रकृति के नियमों के बारे में जानने के बाद हम वहाँ पर बदलाव ला सकते हैं। और तीसरी ऐसी विचारधारा है जो दोनों के बीच का रास्ता बताती है। इसके समर्थक हैं ग्रिफिथ टेलर, इस विचारधारा के समर्थक हैं। ये आप लोग याद कर लेना, जो पहले वाली विचारधारा है उसका समर्थक कौन कौन है, दूसरे वाली विचारधारा है विडाल डी ला ब्लास हैं संभववाद के समर्थक, तीसरे वाली जो विचारधारा है नवनिश्चयवाद की विचारधारा, इसके ग्रिफिथ टेलर हैं। अब इस विचारधारा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इस विचारधारा को किन किन नामों से जाना जाता है। नवनिश्चयवाद, इसको मध्यम मार्ग भी बोला गया है, रुको और जाओ की नीति भी बोला गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद। तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और प्रकृति के अति दोहन दोनों का निषेध करता है। कहने का मतलब है कि प्रकृति पर ना तो हमारी पूर्ण रूप से डिपेंडेंसी है कि हम पूर्ण रूप से उसी के ऊपर डिपेंड है, जैसा हमें मिलेगा हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, वो चीज़ भी नहीं है। और इसमें ये भी नहीं है कि प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हमें मिल रहे हैं हम उनका अति दोहन, मतलब एक जो लेवल है उससे भी अधिक मात्रा में हम उनका यूज़ कर लें कि आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है हमारी, उनको वो संसाधन मिले ही ना यूज़ करने के लिए, तो वो काम भी हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? मध्यम मार्ग को अपनाने का रास्ता बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जब संसाधन ख़त्म होने की कगार पर है रुक जाओ, और जब दोबारा से वो ग्रो हो जाते हैं, यूज़ करने लायक हो जाते हैं, तो आप उनको यूज़ करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। रुको और जाओ का मतलब यही है कि जब संसाधन ख़त्म होने की कगार पर हैं आप रुकिए, वेट कीजिए, और जब
दोबारा से वो ग्रो हो जाते हैं, यूज़ करने लायक हो जाते हैं, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता था, कि जैसे जैसे मनुष्य ने प्रकृति के नियमों के बारे में जाना कि यहाँ पर कैसे कार्य किया जा सकता है, तो उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी। यह दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता बताती है, क्योंकि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था वो क्या था, पूर्ण रूप से हमारी प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंसी थी, और जो संभववाद थी वो क्या थी कि हम प्रकृति के नियमों के बारे में जाके उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये हमें बताते हैं कि हमें इन दोनों के बीच का रास्ता देखना है, कि ना तो हमें संसाधनों के ऊपर पूर्ण अपनी डिपेंडेंसी रखनी है और ना ही इतना करना है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आप चैप्टर में देखेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इन चीज़ों को एक और समझ लेते हैं। बाकी चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, जो मेन चैप्टर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आपके साथ सारी डिस्कस कर दी हैं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, यहाँ बीच में से का को हटा के और यहाँ लिखो आप पर, तो अपने आप में क्लियर हो जाता है मानव पर प्रकृति, कि यहाँ पर क्या है, मनुष्य के ऊपर प्रकृति हावी है। प्रकृति अपने अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करने देती, मनुष्य उसकी पूजा करता है। चलो इसको पढ़ लेते। जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, कि जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से वह लगातार भौतिक पर्यावरण से अन्योन क्रिया करता आया है, कि जो भौतिक पर्यावरण है, जो भौतिक तत्व हैं, उनसे वो क्या करता है, उनसे संबंधित है। इस अवस्था में हम प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं, कि पहले का जो आदि मानव था उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि वो उसने अपना कैसे जीवन जिया है, जो कि प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। जब बिजली गरजती थी तो उनसे वो डरता था, तथा उसकी पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? प्रकृति की पूजा करता था। मानव प्राकृतिक पर्यावरण से पूरी तरह से सामंजस्य बनाए हुए था, कि वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड था। जो उसको संसाधन मिले उसने उनका प्रयोग किया और अपना जीवन निर्वाह किया। मानव प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित था, कि जो संसाधन उसको मिल रहे थे वो उन्हीं में अपना गुजारा कर रहा था। तो यहाँ पर जब आप का को बीच में से हटा के और पर लिखेंगे तो इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे ही है प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ पर हमने प्रकृति पर मानव, तो यहाँ पे देखो प्रकृति पर मानव मतलब यहाँ पर कौन हावी हो गया? प्रकृति के ऊपर मनुष्य हावी हो गया, कि समय के साथ साथ मानव पर्यावरण को और प्रकृति को समझने लगा। कि मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे पर्यावरण के बारे में, जहाँ वो रह रहा है उसके बारे में जानना शुरू कर दिया, और जो प्रकृति के नियम हैं उनको समझना शुरू कर दिया, और जो प्राकृतिक बलों को समझने लगा, जो फोर्स उसमें काम करते हैं उनको समझने लगा। मनुष्य ने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया, कि यहाँ पर मनुष्य ने क्या, अपना सामाजिक विकास किया और सांस्कृतिक विकास किया। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी, जो बेहतर टेक्नोलॉजी थी उसका प्रयोग किया। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद खेत, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई तो उसने क्या किया, उसके बाद खेतों का निर्माण किया, फलोद्यान, जो फलों के बगीचे होते हैं उनको लगाया, मैदानों का निर्माण किया, चरागाह को बनाया, और जो समुद्री पत्तन होते हैं उनका निर्माण किया, नगरों का निर्माण किया, अस्पतालों का निर्माण किया, और अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि का उन्होंने विकास किया। तो इन चीज़ों का धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई तो मनुष्य अपने आप को विकसित करता गया। विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया, कि जहाँ प्रकृति के ऊपर मतलब जो मानव हावी हो गया तो वो क्या हुई, एक पॉसिबिलिटी आ गई। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पॉसिबिलिटी आई तो वो क्या कहलाएगा, संभववाद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रकृति के नियमों को जानकर उसमें बदलाव करने की कोशिश की है। प्रकृति मौके देती है और मानव उनका इस्तेमाल करते हैं। जो प्रकृति है वो क्या देती है, हमें चांस देती है, और मनुष्य उनका प्रयोग करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, और जो धीरे धीरे प्रकृति उस पर मानव हावी होता चला जाता है, और प्रकृति पर मानव प्रयत्नों की छाप पढ़ने लगते हैं, और जो मनुष्य उसमें कोशिश से करता है उनकी छाप पढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट बेटा। इसमें कोई डाउट आता